नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि ये बुक कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये राजीव प्रकाशन की बुक है जो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और यही बुक है जिस बुक से मैं आपकी सारी एक्सरसाइज कराने वाला हूं। आप देख सकते हैं पंकज अग्रवाल इसके लेखक हैं। राजीव प्रकाशन एंड कंपनी, प्रयागराज के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इस बुक से मैं आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए अपने वीडियो में चलते हैं आगे। तो अब सबसे ज़रूरी बात कि आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके आगे जब आप अगले पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एनसीईआरटी जोन। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, यहाँ से आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। आपको डायरेक्ट अपने पेज को पलटते हुए यहाँ पर आ जाना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर, यानी परीक्षोपयोगी प्रश्न। मेरी पुस्तक में ये 23वें नंबर पेज पर है। आपकी पुस्तक में हो सकता है किसी और पेज पर हो, बट आपको यहाँ से सॉल्व करना है, यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ठीक है, परीक्षोपयोगी प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है एक्सप्लानेशंस। यहाँ पे एक्सप्लानेशन सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो। अगर आपने अभी इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किया है तो मैंने ये चैप्टर पढ़ाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और फिर उसके बाद एक्सप्लानेशन पर आइए, क्योंकि एक्सप्लानेशन को करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जितना अच्छी तरह से आप उस चैप्टर को जानते हैं उतनी ही अच्छी तरह से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक्सप्लानेशन को एक और तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कि आपका कोई मित्र हो और उसका नाम हो राजू, और एक आपका इस राजू जो मित्र है ना, इसका एक मित्र हो जिसका नाम हो राहुल। ठीक है, तो राजू चूंकि आपका मित्र है और बहुत घनिष्ठ मित्र है, मान लीजिए कोई आपका बहुत खास मित्र हो, राजू, अंकित, मोहित, कुछ भी नाम हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कैसा लड़का है तो आप उसके बारे में डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वो लड़ाई नहीं करता, वो 24 घंटे पढ़ता ही रहता है। लेकिन मैं पूछूं कि आप राहुल के बारे में मुझे कुछ बता दीजिए, तो आप राहुल के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो राजू का मित्र है, आपका नहीं है ना। तो मित्र जो होते हैं उससे आप अच्छी तरह से परिचित होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक्सप्लानेशन भी मित्र होता है जिससे आप अच्छी तरह से परिचित होते हैं और आप उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो एक्सप्लानेशन है वो है व्हेन आई पास्ड प्लेंटी ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पैसेज को ढूंढेंगे। तो देखिए हमारा पैसेज यहाँ पर है कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, और ये समाप्त होता है प्लेंटी ऑफ टाइम यहाँ पर। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, इसलिए मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक बार क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदी पूरी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है वो देखिए। इन्होंने कहा कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, यानी एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग को बताते हुए आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ठीक उसी प्रकार ये भी होता है। तो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, आप मान लीजिए मोटी मोटी बात। ठीक है, तो रेफरेंस का मतलब है संदर्भ, यानी रेफरेंस जैसे आप हिंदी में लिखते हैं कि यह काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के फलाना अध्याय से लिया गया है और इसके लेखक फलाना कवि हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर का आपको रेफरेंस लिखना है। फिर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग, यानी उसमें आपने क्या प्रसन्नता देखी, उसमें आपने क्या अच्छी चीज़ देखी, वो चीज़, यानी उस मतलब काव्य की आपको प्रशंसा करनी होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस पैसेज की आपको प्रशंसा करनी है, मैं बताऊँगा बट ध्यान से पहले समझ लीजिए। और फिर एक्सप्लानेशन, यानी एक्सप्लेन करना है, यानी उसका वर्णन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। व्हेन आई पास्ड प्लेंटी ऑफ टाइम,
देखिए, अब इसके आगे हम वाइट स्क्रीन पर अध्ययन करेंगे ताकि आप सभी क्वेश्चन आंसर के स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें और साफ साफ लिख सकें। देखिए, अब इस पैसेज में हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें रेफरेंस लिखना है, कंटेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेन करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे रेफरेंस पर। रेफरेंस का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि आपको पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे रेफरेंस और रेफरेंस में लिखेंगे कि द अबव गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द लास्ट लेसन और रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। आपको ध्यान देना है कि जो द लास्ट लेसन है ये इन्वर्टेड कामा में रहेगा और द का टी कैपिटल, लास्ट का एल कैपिटल और लेसन का एल कैपिटल रहेगा। और रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट, ये भी यहाँ पर भी अल्फोंस का ए कैपिटल रहेगा और डाउडेट का डी कैपिटल रहेगा। अब एक बात गठरी बांध कर ध्यान से हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि इस चैप्टर से कहीं से भी कोई भी पैसेज अगर आपको उठाकर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि रेफरेंस लिखिए, तो सभी के लिए ये रेफरेंस सेम रहेगा। यानी यही एक रेफरेंस है जो इस पूरे चैप्टर के हर एक पैसेज के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ आती है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, यानी आपने जब इस पैसेज को पढ़ा तो आपको क्या देखने को मिला। तो मैंने जब इस पैसेज को पढ़ा तो मैंने देखा कि लड़का जो है वो बहुत जल्दी में है और हर बात को नज़रअंदाज करके वो सीधा अपने स्कूल के लिए निकल पड़ा है। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालनी है कंटेक्स्ट और आप इसमें लिखेंगे कि इन दिस पैसेज कॉमा द प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है नायक, आप हीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द हीरो या प्रोटोगोनिस्ट इज सोन इन हरी, बहुत जल्दबाजी में है, एंड इग्नोरिंग एवरीबडी, और हर एक को नज़रअंदाज करके ड्यूरिंग द वे स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, अर्थात स्कूल जाते समय वो हर व्यक्ति को नज़रअंदाज कर रहा है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट सबके लिए अलग अलग होगा लेकिन रेफरेंस सबके लिए सेम रहेगा। अब ये दोनों चीज़ें हो गई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या। तो आसान शब्दों में सीधी सीधी बात कि आपने जो पढ़ा है आपको वही लिखना है, लेकिन थोड़ा से बढ़ा चढ़ा के, यानी थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट वाज गोइंग टू स्कूल, जब हमारा नायक स्कूल जा रहा था। चलिए मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और मैं मान के चलता हूँ कि आपको हिंदी आती है। ठीक है, तो when the protagonist was going to school, he saw a crowd in front of bulletin board, which since last 2 years was giving them all bad news about the lost battle, the draft, the orders of the commanding officer. The hero of the story was thinking about the matter without stopping. He didn't stop and ran fast. The blacksmith watcher with his apprentice reading the news called him, saying that the protagonist had sufficient time to reach to school and therefore there was no need to run fast. तो ये हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब अगले पैसेज पर हम चलते हैं। तो अगला पैसेज जो है, अगला पैसेज स्टार्ट होता है यूजुअली व्हेन स्कूल और एंड होता है फ्राइटेंडेड आई वाज। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ये पैसेज बुक में ढूंढना है, फिर उसे एक बार पढ़ना है और फिर इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करना है, रेफरेंस करना है और कॉन्टेक्स्ट करना है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस तो सेम रहेगा, यानी जो पहले वाले का था, मैंने बोला ना कि सबके लिए रेफरेंस सेम ही रहेगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं रेफरेंस नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेफरेंस में कि द अबव गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। आप चाहें तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहाँ पे लेसन लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं चैप्टर, यानी कुछ इस तरह से कि द अबव गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। ठीक है, अब यहाँ पर रेफरेंस के बाद आपको करना होता है कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट में आप लिखेंगे कि जब मैंने, देखिए आपको एक बार इस पैसेज को पढ़ना होगा, तो जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो सिचुएशन है स्कूल डे की यहाँ पर बताई गई है।
कि किस तरह से स्कूल होता है, ठीक है, और किस तरह से लड़का अपने टीचर की कक्षा में प्रवेश करता है, यानी यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यही चीज़ आपको लिख देनी है कि इन दिस पैसेज द सिचुएशन ऑफ स्कूल दैट डे इज डिस्क्राइब्ड एंड द वे हाउ द प्रोटोगोनिस्ट एंटर्ड इन एम हैमेल्स क्लास, यानी किस तरह से वो एम हैमेल की क्लास में घुसा और स्कूल का माहौल कैसा होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं एक्सप्लानेशन की। तो इसके लिए एक्सप्लानेशन आपको खुद से करना है, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार आपको कोशिश करनी है, क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे होंगे तब मैं तो वहाँ पर नहीं होऊंगा आपको बताने के लिए ना। तो आपके लिए ये एक टास्क है, ये एक होमवर्क है कि आप इसका होमवर्क के रूप में सॉल्यूशन खुद ढूंढें, खुद एक्सप्लेन करें। और अगर आपको नहीं आता है, देखिए सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि आपको खुद से कोशिश करनी है, और जब आपको नहीं आता है तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है कि सर इसका एक्सप्लेनेशन करा दीजिए। मैं करा दूंगा, क्योंकि मैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें अगले वीडियो के लिए रोकूंगा, और अगले वीडियो में जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करा दूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इसे खुद से एक बार एक्सप्लेन करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। अब हम इसके सारे पैसेजेस के जो रेफरेंस है और कॉन्टेक्स्ट हैं वो देख लेते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप खुद से अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसे हल कर सकें। और अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं अगले वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तीसरा पैसेज जो है वो है माई लास्ट फ्रेंच, और ये ख़त्म होता है क्रैंकी ही वाज। तो इसके लिए रेफरेंस तो सेम रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे कंटेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार इस पैसेज को पढ़ना है, और जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखकर पता चलेगा कि जो लड़का है वो बुरा महसूस कर रहा है कि वो अपना पाठ नहीं पढ़ सका, और ये उसका अंतिम पाठ है। यानी यही चीज़ आपको लिख देनी है कि इन दिस पैसेज फ्रेंड्स केम टू नो अबाउट द लास्ट फ्रेंच लेसन एंड द रियलाइजेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज टीचर, ठीक है। चौथा जो है वो है योर पेरेंट्स वो यू अ हॉलीडे। इसमें रेफरेंस सेम रहेगा, बट बात करें कंटेक्स्ट की तो यहाँ पर कंटेक्स्ट हो जाएगा कि इन दिस पैसेज टेल्स अबाउट द ब्लेमिंग बाय एम हैमेल फॉर नॉट स्टूडिंग फ्रेंच। एम हैमेल ब्लेम कर रहे हैं, एम हैमेल आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अब पांचवा कि बट ही हैड दैट लास्ट लेसन। इसमें रेफरेंस सेम रहेगा, यानी रेफरेंस तो सबके लिए सेम ही रहेगा इस चैप्टर के, लेकिन जो कंटेक्स्ट है वो हो जाएगा कि इन दिस पैसेज द कंटिन्यूअस सीक्वेंस्ड स्टडी इज डिस्क्राइब्ड एंड अबाउट द कैरेक्टर हाउ एंड हीज वे ऑफ स्टूडिंग इज बीइंग टोल्ड। तो इस तरह से आप इसके लिए रेफरेंस और कंटेक्स्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं आता है तो बस आपको कमेंट करना है, मैं एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। अब हम चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने कक्षा 11 में भी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट किया होगा, इसलिए मैं ये चीज़ आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कितने विवेक से इसे हल कर सकते हैं। नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, और वह कैसे महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर हो जाएगा इन दोज डेज, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड, बुलेटिन बोर्ड को लगाया जाता था एट द मेन क्राउडेड प्लेस, मुख्य भीड़ वाले इलाकों में, ठीक है। एंड वाज द ओनली मीडियम, और ये केवल एकमात्र साधन था टू कन्वे द मैसेजेस एंड न्यूज़ टू कॉमन मैस, कॉमन मैस यानी आम जनता तक, कन्वे द मैसेजेस एंड न्यूज़ और मैसेज पहुंचाने का, ठीक है। और यहाँ पर फुल स्टॉप करके आप लिखेंगे कि हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसको कहना है यहाँ पर कि इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था, ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकारियों और आम जनता के बीच बातचीत का ये एकमात्र साधन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि व्हाट डिड एम हैमेल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। एम हैमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो इसका आंसर होगा व्हेन फ्रेंच रीच्ड
to school, M. Hamel said very kindly to go to his place quickly, and they had been beginning without him. यानी एम हैमल फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने बहुत दयालुता से कहा था कि वो शीघ्रता से अपने स्थान पर चला जाए, और वो लोग उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। जब एक क्वेश्चन करा लेता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं वाइट स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप सभी क्वेश्चंस पेन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। यानी उस दिन एम हैमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एम हैमल सैड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों को संबोधित करते हुए एम हैमल ने कहा दैट इट वाज द लास्ट लेसन, कि ये अंतिम अध्याय है, ही वुड गिव देम, जो वो उन्हें पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरिन, यानी अल्सास और लॉरिन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुके थे, ठीक है। बर्लिन ओनली, यानी यहाँ पे इसके आगे हो जाएगा कि द न्यू मास्टर वुड कम टू नेक्स्ट डे, नए अध्यापक अगले दिन आ जाएंगे। दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनका अंतिम फ्रेंच भाषा या फ्रेंच पाठ है, ठीक है। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, वो चाहते हैं कि वो सब बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा चौथा कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो द आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन के यानी अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, उसने बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा था या उसने बड़ी मुश्किल से लिखना जाना था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो इससे ज़्यादा कभी नहीं सीख सकेगा। हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हीज लेसन्स, अपने पाठों को याद ना करके वो बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़िया के अंडों को ढूंढने, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा सार यानी नदी कह सकते हैं, या फिर आप सार जानते हैं, मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो अच्छी तरह से बताया था आपको। सार पर फिसलने के लिए जो वो चला जाता था, इसके लिए वो बहुत दुखी था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पांचवा कि डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स एंड हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल यानी उत्प्रेरक को दोहराया, और यहाँ पे आगे उन्होंने कहा हाउ यानी कैसे। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा कि यस, हाँ भाई उसने दोहराया था लेकिन उसने गलतियाँ की थी, तो ये हो जाएगा यस। फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स, फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को दोहराया। अब आगे उन्होंने पूछा हाउ कैसे, तो उसके लिए लिखना है कि ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स रॉन्गली, उसने गलत दोहराया। एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, और वो शुरुआत में ही प्रारंभ में ही शब्दों के बीच अटक गया या भटक गया या लड़खड़ा गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन हिज डेस्क एंड हीज हार्ट वाज बीटिंग, होल्डिंग ऑन टू हीज डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, एंड हीज हार्ट वाज बीटिंग, और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सॉरी, जोरों से नहीं लिखा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि उसका हृदय धड़क रहा था। अब आगे मैं हिंदी भी बता रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर बस आप इंग्लिश बताओ, तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश ही सॉल्व कराता चलूँगा, ठीक है। हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगला क्वेश्चन छठवां कि whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, एम हैमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया, और आगे इन्होंने लिखा वाई यानी क्यों। छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़ एम हैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज़। तो एम हैमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों पर आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को टाला था। उन्होंने कहा था ना कि हम सब अपने काम को कल के लिए टाल देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रिफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। फिर उन्होंने उनके माता पिता को आरोपित किया जो उन्हें खेत अथवा मिल पर कार्य करवाना चाहते थे।
एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और फिर उन्होंने खुद पर भी आरोप लगाया फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उनको छुट्टियां देने के लिए। सातवां क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलिए, कि एम हैमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा कि एम हैमल said that the French language was the most beautiful language in the world। एम हैमल ने कहा कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, ये सबसे क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक है। क्लियर मतलब स्वच्छ, और लॉजिक मतलब तर्क। ही further said that they must guard it among them। उन्होंने इसके आगे कहा कि उन्हें उनके बीच उसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स। फिर उन्होंने क्वेश्चन लगाया वाई, यानी फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, और उसके बाद उन्होंने लिखा वाई यानी क्यों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन दैट इफ दे यहाँ पे जर्मन्स के लिए यूज़ हुआ है, तो आप सीधा दे लिखेंगे, या फिर आप चाहें तो ब्रैकेट लिख सकते हैं कि जर्मन्स, या फिर आप सीधा चाहें तो जर्मन्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें लिख सकते हैं, बट मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए मैं दे का यूज करूँगा। तो फ्रेंड्स थॉट अबाउट द पीजन्स दैट इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, यानी फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि क्या वे लोग यानी जर्मन लोग कबूतरों को जर्मन भाषा में गवा पाएंगे। द ही, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के आपको लिखना है कि ही थॉट शो व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन द रूफ, और उसने ऐसा तब सोचा जब उसने कबूतरों को छत पर बहुत धीमी आवाज में गुटुरु बोलते हुए सुना। नवा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर में एम हैमल ने वहाँ पर क्या गौर किया। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एट लास्ट एम हैमल ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग इन द क्लासरूम। आखिर में एम हैमल ने कक्षा की हर एक चीज़ का निरीक्षण किया यानी गौर किया। ही ऑब्जर्व डेस्क एंड बेंचेस, उन्होंने डेस्क और बेंच। इन द वॉलनट ट्रीज, यानी वॉलनट ट्रीज यानी बगीचे में अखरोट के पेड़। इन द गार्डन, यानी बगीचे में अखरोट के पेड़। द होप वाइन यानी एक प्रकार की लता या फिर बेल। एंड द अदर थिंग्स एज ही वांटेड टू फिक्स, यानी और दूसरी चीज़ों का निरीक्षण किया। ही वांटेड टू फिक्स दोज इन माइंड, और उन सभी को वो अपने दिमाग में जमा देना चाहते थे, यानी उन सभी चीज़ों को वो याद कर देना चाहते थे। तो सिंपली आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एट लास्ट एम हैमल ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग इन द क्लासरूम। ही ऑब्जर्व्ड डेस्क्स एंड बेंचेस, ही वाल्ड ट्रीज इन द गार्डन, द होप वाइन एंड द अदर थिंग्स एज ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 तो जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो क्या हुआ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है आपके अपने शब्दों में, ताकि मैं देख सकूं कि आपने इसे कैसे सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं, और मैं मान के चलता हूं कि 4 मैंने एक्सप्लेनेशन भी छोड़े हैं, यानी टोटल 9 क्वेश्चन हैं जो मैं अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, और ये 10वां क्वेश्चन व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 ये क्वेश्चन भी मैं अगले वीडियो लेक्चर में करा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपका होमवर्क है, भले ही गलत हो जाए लेकिन कमेंट करना, ताकि दूसरे बच्चे भी देख सकें और आपके विचार को या फिर आपके विचार से ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए, ये जान सकें।